बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो वीडियो कंटेंट है इसके अंदर हम ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके चैप्टर्स बना दूंगा। अगर आप लोग वन बाय वन जाके उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हम लोग स्टॉक्स को A to Z जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक से लेके आहिस्ता आहिस्ता फंडामेंटल्स की तरफ और फंडामेंटल से हम लोग जो है टेक्निकल्स की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप लोग एक अच्छी ट्रेड करके अपने कैपिटल को गेन कर सकते हैं, अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सो व्हाट इज़ अ स्टॉक? अगर हम लोग बात करें जनरल टर्म्स के अंदर तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टॉक है ये एक तरह से ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है किसी भी कंपनी का। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप डायरेक्टली उस कंपनी के ओनर कंसीडर किए जाते हैं। जितनी भी फ्रैक्शन से या प्रोपोर्शनेट से आप उन शेयर्स को होल्ड करते हैं या बाय करते हैं। जब भी आप शेयर्स बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के डायरेक्ट शेयर होल्डर कंसीडर किए जाते हैं, जो आपको राइट्स दे देता है उस कंपनी के एसेट्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। अब आपकी राइट्स इन एसेट्स और प्रॉफिट के ऊपर उतने ही होंगे जितनी प्रोपोर्शनेट से आपने उस कंपनी के शेयर्स को बाय किया हुआ है या जिस फ्रैक्शन से आप उस कंपनी के ओनर कंसीडर किए जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक कंपनी है जिसके फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हैं और आप उस कंपनी के अंदर 100 शेयर्स आप लोगों ने परचेज़ किए हैं और इन्वेस्ट कर दिए हैं अपना जो पैसा है जो इन्वेस्ट किया है उन 100 शेयर्स को बाय करने के लिए। तो 100 शेयर्स को अगर आप लोग कंसीडर करें तो ये 10% ओनरशिप कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 1000 के हैं। तो आपकी जो ओनरशिप है वो 10% के करीब बनेगी। और जब भी कंपनी जो है इसी प्रोपोर्शन से आप उसके डिविडेंड्स के ऊपर या उसके जो प्रॉफिट्स वो अर्न कर रही है उसी प्रोपोर्शनेट के साथ आपको उसके एसेट्स के ऊपर और उसके जो प्रॉफिट्स हैं आप उसके हिस्सेदार कंसीडर किए जाएंगे। स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग जो है ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रही होती है। अगर हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोग ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो हैं उनको अगर यूज़ करेंगे तो आप लोग जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समटाइम्स कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स को प्राइवेट सेलर्स जो हैं उनको भी सेल आउट कर रही होती हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। उनसे निगोशिएटेड प्राइस के ऊपर भी कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स उनको ऑफर कर सकती है। तो वो जो शेयर्स हैं उनको हम लोग प्राइवेट सेल्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा चेक करें तो जो स्टॉक मार्केट्स हैं या जो स्टॉक्स हैं जनरली ये आप लोगों की दूसरी टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स है लॉन्ग रन के अंदर उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको सिंबल के रिगार्डिंग और लॉट साइज के बारे में भी पता होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की तो डीजी खान जो सीमेंट कंपनी है इसको एक सिंबल जो है वो अलॉट किया गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और इसके सिंबल के ऊपर ही जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग है वो परफॉर्म हो रही होती है। इसी तरह से जिस तरह से डीजी खान सीमेंट को उन्होंने DGKC अलॉट किया है, इसी तरह से कराची इलेक्ट्रिक को KEL जो है सिंबल अलॉटेड है, होंडा कार को H कार, मिलर ट्रैक्टर्स को MTL, बाटा कंपनी को BATA और DGKC को हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये स्टैंड करता है डीजी खान सीमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज हो रही होगी, स्टॉक मार्केट पे उसके ट्रेड्स हो रही होगी तो उसको एक सिंबल अलॉट किया जाएगा और उसकी ट्रेडिंग उसी सिंबल के ऊपर की जाएगी। जब हम बात करते हैं लॉट साइज़ की तो लॉट साइज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी है जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में मिनिमम क्वांटिटी कंसीडर की जा सकती है बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर हम लोग कराची इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो रेगुलर मार्केट के अंदर एटलीस्ट 500 शेयर्स आपको इसके बाय या सेल करने पड़ेंगे। इसी तरह से होंडा कार के 100 शेयर्स हैं, MTL की जो लॉट साइज़ है वो 50 है। फॉर एग्जांपल मैं MTL के शेयर्स बाय करना चाहता हूं तो मैं 50 शेयर्स जो है वो मिनिमम बाय करूंगा सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूं सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन जो मिनिमम है वो 50 के ऊपर सेट है। DGKC का जो लॉट साइज़ है वो 1 है। उसकी रीज़न
इस वजह से ये है कि जो डीजी खान सीमेंट है ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसके बाद इसकी लॉट साइज़ जो है वो चेंज करके 1 कर दी गई है। अब आप इसका एक सिंगल जो स्टॉक है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। डीजी खान के अलावा लकी और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनके जो लॉट साइज़ है वो 1 कर दिया गया है, क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो आप लोग एक शेयर भी जो है फॉर एग्जांपल डीजी खान का बाय कर सकते हैं, वेयर एज अगर आपको कराची इलेक्ट्रिक का बाय करना है तो मिनिमम एक ट्रांजैक्शन के अंदर आप 500 आपको मिनिमम शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कराची इलेक्ट्रिक का शेयर 3 रुपीज़ का है, तो 3 रुपीज़ के अंदर आप उसको 500 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये 1500 बन गया। तो एटलीस्ट 1500 रुपीज़ जो है आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कराची इलेक्ट्रिक के अंदर उसकी एक लॉट को या 500 साइज़ जो है उसको बाय करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस कर रही है तो और उसको कैश की ज़रूरत है तो उसके पास 2 ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं। जनरली इससे ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ऑप्शंस जो हैं हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं कि या तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करे, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आके अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे, या वो किसी बैंक से लोन लेके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो उसकी कैश की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे, आइदर वो ग्रोथ के लिए हो, सस्टेन करने के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो बेसिकली जब भी कंपनी को कैपिटल रिक्वायर्ड होता है या कैश रिक्वायर्ड होता है तो कंपनी बैंक के पास या स्टॉक मार्केट के अंदर अपने जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो करके कैश जो है वो जनरेट करती है। किसी भी कंपनी को अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स ट्रेड करने हैं तो उसको SCCP की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी एक प्राइस जो है वो डिटरमिन की जाती है और उस प्राइस के ऊपर जो जनरल पब्लिक है उसको वो स्टॉक ऑफ़र कर दिया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए या बाइंग के लिए। अगर कोई भी कंपनी अपने IPO ऑफ़र करना चाहती है तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ड्यू डिलिजेंस करके अपने जो अपनी कंपनी है उसके स्टॉक्स मार्केट के अंदर ऑफ़र कर सके या उसके शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर ऑफ़र कर सके। IPO को हम लोग एज अ एग्जिट स्ट्रेटजी भी कंसीडर कर सकते हैं कंपनी के फाउंडर्स के लिए और अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने एक स्टार्टिंग के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और देखा कि अब ये अपने पोटेंशियल के ऊपर पहुंच चुका है और विदाउट फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट्स या कैश इंजेक्शन ये बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो कंपनी फाउंडर्स अपने शेयर्स जो हैं वो बेसिकली जनरल पॉपुलेशन को या जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं और जो कैश वहाँ से जनरेट होता है उसको अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 2020 के अंदर आगा स्टील इंडस्ट्रीज़, जिसका सिंबल AGHA के नाम से ट्रीट हो रहा है, और दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी जिसका सिंबल ये यहाँ पे लिखा हुआ है TOMCL, ये 2 कंपनीज़ हैं जिन्होंने 2020 के अंदर अपने शेयर्स जो हैं वो ऑफ़र किए हैं जनरल पब्लिक को और पब्लिक ने उसको बाय किया और उसकी ट्रेडिंग जो है इस वक्त चल रही है। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो स्नोफ्लेक और मकाफ़ी, ये 2 ऐसे आप कह सकते हैं कि IPOs हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे गेन्स वगैरह जनरेट किए हैं। अगर हम लोग अपकमिंग 2021 ईयर की बात करें तो ऑक्टोपस डिजिटल एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी है एवंसियन की, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये एक नया IPO जो है ऑफ़र करेंगे ऑक्टोपस डिजिटल के यानी कि नाम से, या एक नई कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर उसके शेयर्स जो हैं आप लोगों को 2021 के अंदर मिलेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो आप लोगों के पास अभी रिसेंटली Airbnb, स्ट्राइप का IPO जो है वो 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड है, और इसी तरह अराउंड 15 to 20 डिफरेंट IPOs हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर 2021 के अंदर जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लोगों ने एक कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आप लोगों को पता चला है कि वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर है। अब ये पता किस तरह चलेगा? बेसिकली उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर आप लोगों को पता चल सकता है कि उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है और वो कंपनी कितने प्रॉफिट या लॉस के अंदर है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट के अंदर होती है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो कंपनी जो उसकी अर्निंग है उसमें से कुछ अर्निंग अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उसके शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है उनको डिविडेंड की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देती है।
जो डिविडेंड्स हैं ये बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपनी की अर्निंग की, और ये डिसाइड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं कि कितनी प्रोपोर्शनेट से या किस अमाउंट से जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, आइदर इन कैश फॉर्म और इन स्टॉक फॉर्म। बेसिकली अगर डिविडेंड्स की बात की जाए तो ये आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी वेंचर के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, ये उसका रिवॉर्ड होता है जो आप लोगों को मोस्टली एनुअली बेसिस के ऊपर कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। कुछ कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो हैं, जो इससे भी कम टाइम के अंदर डिविडेंड्स जो हैं अपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर रही होती हैं, डिविडेंड्स दे रही होती हैं। जब भी कभी डिविडेंड कोई कंपनी अनाउंस करती है तो स्पेसिफिक डेट के ऊपर जाके वो डिविडेंड जो है कस्टमर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जैसे ही कंपनी डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट करती है तो उसकी जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आइदर वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। और उसके अलावा जिस प्रोपोर्शन से उसने वो डिविडेंड देती है कंपनी, उसकी इंडेक्स के पॉइंट्स के अंदर जो है एडजस्टमेंट की जाती है। अच्छा, इंडेक्स के पॉइंट्स के अंदर एडजस्टमेंट क्यों की जाती है, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इंडेक्स को बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या इंडेक्स जो है वो क्या चीज़ है, और उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो इंडेक्स एडजस्टमेंट है ये क्या चीज़ है। अच्छा, पहली ऑप्शन तो कंपनी के पास थी कि वो आप लोगों को डिविडेंड्स, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स दे दे। अगर वो अर्निंग के अंदर है और वो डिविडेंड नहीं देती तो उसके पास फर्दर ऑप्शन होती है कि वो अपने ही बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देती है, आइदर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई नया प्लांट जो है वो लगा के अपनी जो प्रोडक्शन है उसको एनहेंस करना चाह रही होती है, या किसी और बिजनेस को एक्वायर कर लेती है जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर काम कर रही है और उसके पास कैश इतना है कि वो किसी और सेक्टर में भी अपने आप को उसको किसी कंपनी को ओन करके एक्वायर करके अपना जो पोर्टफोलियो है या जो अपनी जो बिजनेस है उसकी डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है। तो एक अगर बिजनेस में उसको अगर लॉस भी होता है तो दूसरा बिजनेस उसको ब्रेक इवन करके या प्रॉफिट के अंदर लेके आ सकता है, जो कि ओवरऑल कंपनी के ऊपर क्या होगा कि एक तरह से उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी या जो उसका बिजनेस होगा उसको डाइवर्सिफाई कर देगा। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं री इन्वेस्टमेंट की तो कंपनीज इसका लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक्स जो होल्डर्स होते हैं उसको बेनिफिट होता है कि अगर लॉन्ग कंपनी कोई अपने एक्सपेंशन करती है तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब भी उसका प्लांट जो है या उसकी जो एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसकी अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो री इन्वेस्ट करना कंपनीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल गूगल जो है वो डिविडेंड्स वगैरह इतने ज़्यादा ऑफर नहीं करते, वो अपने ही बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट जो है ये है सेकेंड पॉइंट। जब कंपनी प्रॉफिट के अंदर होती है तो डिविडेंड नहीं देती तो वो अपने आप को री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर, या वो तीसरी ऑप्शन जो है बायबैक्स की तरफ मूव कर सकती है कि वो जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक जो है वो जो फ्लोट हो रहा होता है या जो ट्रेड हो रहा होता है उस स्टॉक को बायबैक कर लेती हैं। अब यही जो है बायबैक्स कंपनी क्यों करती हैं, ये बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियली अट्रैक्टिव करने के लिए करती हैं। अपनी इक्विटी जो है या जो अपनी ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए जो शेयर प्राइस है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती है और कंसोलिडेशन जो है उसमें हेल्प करती है। अब रिसेंटली एक कंपनी है मोंडेलीज, जिसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, अगर हम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो डिविडेंड्स और री इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट आप लोगों को एग्जांपल्स मार्केट में से मिल सकती हैं। इवन के लास्ट 6 मंथ्स में भी काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो है डिविडेंड्स जो है वो अनाउंस किए हैं और बहुत सारों ने बिजनेस को री इन्वेस्ट करने के प्लान्स जो हैं वो पुट फॉरवर्ड किए थे। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली बायबैक्स की तो हमारे पास बायबैक्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमें इतनी इजीली उसकी एग्जांपल्स नहीं मिलती। अच्छा, कंपनीज जो है वो बायबैक क्यों करना चाह रही होती हैं, वो बेसिकली जिस तरह आपको बताया कि वो अपनी जो शेयर प्राइस है उसको इंक्रीज़ करना चाह रही होती हैं और वैल्यू क्रिएट करना चाह रही होती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए इन द लॉन्ग टर्म। मोंडेलीज इंटरनेशनल की आप लोगों से एग्जांपल की मैंने बात की थी, तो मोंडेलीज ने क्या किया है कि 2 दिसंबर को, जो कि नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑपरेट होती है, ट्रेड की जाती है और इसका सिंबल है MDLZ।
इसने वहाँ पे 2 दिसंबर को अनाउंस किया इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग के बाद कि ये अराउंड 4 बिलियन के जो शेयर्स हैं उनको रीपरचेज करेंगे। मोंडलीज पहले भी ये प्रैक्टिस करता था कि वो अपने शेयर्स को बायबैक कर लेता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो शेयर्स हैं आप कह लें कि उसकी जो प्रोग्राम था बायबैक्स का उसको थोड़े सस्पेंड कर दिया गया था और उसको दोबारा रिसेंट मीटिंग के अंदर दोबारा से स्टार्ट किया गया। तो इसी तरह से जो कंपनीज जब वो बायबैक्स करती हैं तो बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स के लिए कह लो कि आप इक्विटी इंक्रीज करने के लिए या आप कह सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है वो करने के लिए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए बायबैक्स कर रही होती हैं। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं इन दोनों की एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो दोनों मार्केट्स के अंदर कर सकते हैं। मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, वेयर एज अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान से रह के भी आप लोग डिफरेंट मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कभी डिटेल के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, फॉलो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम लोग इंशाल्लाह हलाल स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इसी डोमेन में रहते हुए बात करेंगे। हम लोग बाकी जो फॉरेक्स है, इवन के कमोडिटीज़ हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू आप लोगों की लर्निंग जो प्रोसेस है वो ज़रा जल्दी आप लोग टेक्निकल्स को और बाकी सेंटिमेंट्स को जो है जल्दी एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है या जो चैनल का पर्पस है वो यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि आप लोग जो हलाल स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो कैपिटल है उसको गेन कर सकें, लॉन्ग रन के अंदर भी और शॉर्ट रन के अंदर भी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ एन इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और डिफरेंट इंडेक्सेस जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।